अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद जी। आज मैं आपके साथ IT 430 ई कॉमर्स सब्जेक्ट का शॉर्ट लेक्चर शेयर करने वाला हूं, जो कि लेसन नंबर 17 से 22 तक है। प्रीवियस वीडियोस में मैंने 16 लेसन तक आपको मुकम्मल जो है वो करवा दिया हुआ है। आपको शॉर्ट लेक्चर्स में आप उनको चैनल से भी देख सकते हैं, प्ले लिस्ट में भी आपको अवेलेबल होगा और मैं उसका कार्ड भी इसमें ऐड कर दूंगा, आपको स्क्रीन पे भी शो हो जाएगा। अच्छा, आइए हम चलते हैं इसमें लेसन नंबर 17 की तरफ। ये बेसिकली पिछले ही लेसन से हम आगे कंटिन्यू तो नहीं हो रहा, लेकिन उसी डोमेन में रह रहे हैं। यानी हम इसके जो लेक्चर्स सारे हैं, इसके जो आपका ये जो कोर्स है बेसिकली ई कॉमर्स के बारे में, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की डोमेन के अंदर रहते हुए अब हम क्लाइंट एंड सर्वर साइड और सर्वर साइड की चीज़ों को पढ़ेंगे। पहले हमने उसको बनाने का तरीका पढ़ा और अब हम सर्वर साइड की तरफ जाएंगे और हम इसके बाद आगे मूव करेंगे। अच्छा, क्लाइंट एंड सर्वर प्रोसेसिंग ऑफ डाटा क्या होता है, ये नीचे डायग्राम में आपको जैसे कि बताया गया है कि एक कंप्यूटर है, बीच में इंटरनेट है और सर्वर है। क्लाइंट सर्वर मॉडल इसको कहा जाता है कि क्लाइंट इंटरनेट के थ्रू सर्वर से एक्सेस करता है। जो भी आप वेबसाइट एंटर करते हो, आप अपना LMS ओपन करते हो या कोई भी आप वेबसाइट ओपन करते हो, तो वो बेसिकली किसी सर्वर से सर्वर पे ही पड़ी होती है फाइल्स आपकी। जब आप उसकी रिक्वेस्ट जनरेट करते हो इंटरनेट पे, तो वो आपके ब्राउज़र पर शो होना शुरू हो जाती है। तो ये क्लाइंट और सर्वर की चीज़ें हैं। अब दो साइड्स होती हैं, क्लाइंट साइड होती है और एक सर्वर साइड होती है। क्लाइंट साइड वो है जहाँ पर सारी डेवलपमेंट आपको शो होगा, जो स्क्रीन पे आपको इंटरफेस शो होता है आपका, वो सारा का सारा जो है वो एप्लेट हो या ग्राफिक यूजर इंटरफेस, जो भी आपका LMS हो या कुछ भी हो, वो आपकी क्लाइंट साइड है। ठीक है, आपका जो डेटाबेस पड़ा है यहाँ, जो आपकी डेटाबेस की साइड है, वो सारा आपकी प्रोसेस वो आपका सर्वर साइड है। अच्छा, इसमें एक टर्म है कुकीज़। कुकीज़ वो फाइल होती हैं जो आपके हार्ड ड्राइव पे ही पड़ी होती हैं। ये जो भी आप किसी भी वेबसाइट पे जाते हो ना, आपने नीचे लिखा आपको समटाइम आता है कि एक्सेप्ट ऑल द कुकीज़ या रिजेक्ट। उसका मतलब ये होता है कि जो भी आप उस वेबसाइट पे करोगे या जो भी क्लिक करोगे या कुछ भी आप करोगे, वो उस कुकी फाइल में लिखा जाएगा और वो सर्वर को सेंड हो जाएगा। लाइक इसमें आप कोई रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस करते हो, ई कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि अगर आप कहीं किसी वेबसाइट पे गए हो, आपने कार्ट में कोई चीज़ ऐड की है, जैसे ही आप ऐड करोगे वो कुकी फाइल के अंदर अपडेट होके सर्वर को पता चलेगा। सर्वर फिर ही रिस्पॉन्स आपको वापस करेगा ना, कि आप किसी चीज़ को ऐड करने के जस्ट क्लिक ही करते हो तो सर्वर पे रिक्वेस्ट जाएगी और वापस आएगी। और रिक्वेस्ट किस चीज़ में जाएगी? कुकीज़ फाइल की फॉर्म में। ठीक है। अच्छा, ये उसका उन्होंने सिंपल एक कोड बताया आपको। इसमें कोड से ज़्यादा मैं आपको इसकी लॉजिक समझाता हूँ कि ये हो क्या रहा है। उसने कहा कि करंटली योर कुकीज़, कुछ आपकी कुकी फाइल के अंदर या कुकी कंटेंट में कुछ नहीं पड़ा। जब आप सेट कुकी के बटन पे क्लिक करोगे इस इमेज के अंदर, तो वो आपको सॉरी, पहले आप इस फील्ड में कुछ एंटर करोगे, जो फॉर्म फील्ड है सामने, जैसे उसने अहमद एंटर किया और फिर सेट कुकी पे जब आप क्लिक करोगे तो आपकी जो कुकी फाइल है उसके अंदर जो कंटेंट है वो अहमद चला जाएगा। ठीक है। जैसे कि अब ये नीचे एक लाइन लिखी है, कुकीज़ कैन बी यूज टू ट्रैक द कस्टमर ऑनलाइन। कस्टमर जितने उस वक्त उस वेबसाइट के ऊपर एक्टिव है, जो जो एक्टिव होता है उसकी अपनी एक कुकी जनरेट हो रही होती है और वो सर्वर को जाती है। कुकी कैन आल्सो यूज टू मेंटेन द स्टेट बिटवीन ब्रोकन सेशंस। यानी कोई सेशंस ऐसे हों जो टूट गए हों, तो उन सेशंस को उसकी उनकी स्टेट मेंटेन करने के लिए भी आप इसे यूज़ करते हो। ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और है इस कॉन्सेप्ट में, फैट वर्सेस थिन क्लाइंट। अब फैट क्लाइंट वो होता है जिसकी सारी की सारी प्रोसेसिंग जितनी भी आप करते हो वो क्लाइंट साइड पे होती है, आपके अपने ब्राउज़र के अंदर होगी। दूसरी तरफ होता है कि थिन क्लाइंट, जिसकी बहुत थोड़ी सी प्रोसेसिंग जो है वो क्लाइंट साइड पे होती है और सारी बाकी प्रोसेसिंग जो है वो सर्वर साइड के ऊपर होती है। जैसे ये कॉन्सेप्ट आप समझ लेगा, पेपर में इसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है। अच्छा, उसके बाद हैं एप्लेट, CGIs एंड स्क्रिप्ट। क्या होता है, मैं इनको अभी आपको थोड़ा सा फॉर्मली एक नीचे एक एग्जांपल समझाता हूँ, फिर आपको समझ आएगी। अब CGI क्या होता है कि आपने अब ब्राउज़र पे आप गए, आपने लॉगिन डिटेल अपनी एंटर की और लॉगिन बटन पे क्लिक कर दिया। अब वो रिक्वेस्ट आपकी उसी वक्त सर्वर को जाती है।
CGI प्रोग्राम जो आपका कंप्यूटर, इसका मतलब आप ऊपर पढ़ लें टर्म कॉमन गेटवे इंटरफेस। आपको एक कॉमन गेटवे इंटरफेस दिया होता है कि लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है, किसी तरह का भी कोई फॉर्म फील्ड दिया होता है कि लॉगिन यूज़र नेम दें, पासवर्ड दें, अपना ईमेल एड्रेस दें, अपना होम एड्रेस दें, या आपके फ़ोन नंबर से होता है लॉगिन आप समटाइम करते हो या रजिस्टर करते हो। वो CGI प्रोग्राम सर्वर पे बैक एंड पे भी पड़ा हुआ है। स्क्रिप्ट वो होती है जो बैक एंड पे सर्वर पर उस जो आपका प्रोग्राम सामने आपको रन हो रहा है, लॉगिन डिटेल आपसे मांग रहा है, वो पीछे उसने जोड़ा होता है आपके सर्वर से, और सर्वर जुड़ा होता है डेटाबेस सर्वर के साथ। ये नीचे देखें डेटाबेस सर्वर लिखा हुआ है, CGI स्क्रिप्ट उससे जैसे ही आप रिक्वेस्ट करते हो वो CGI स्क्रिप्ट प्रोग्राम को जाती है, वो डेटाबेस को बताता है कि ये फलां डेटाबेस ये वाया ये है, एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, यूजर नेम पासवर्ड। वो कहता है एग्जिस्ट करता है, वो CGI स्क्रिप्ट प्रोग्राम को बताता है, सर्वर को बताता है, और वो आपका LMS या कुछ भी आप लॉगिन करना चाहते हैं वो रिक्वेस्ट बैक आती है और वो लॉगिन हो जाता है। सारे का सारा डाटा जो है वो आपकी स्क्रीन पे जहाँ जहाँ लोड होना होता है। ये बेसिकली CGI का कॉन्सेप्ट ये है कि आप कोई स्टूडेंट लॉगिन करते हैं, आपने अपने फ्रेंड को लॉगिन करते हुए देखा होगा यूनिवर्सिटी में, या किसी और कोई आप अपना जीमेल का अकाउंट देखते होंगे, ईमेल अकाउंट का। तो एवरी टाइम ये नहीं होता कि आप लॉगिन करें तो वो डाटा किसी और का खुल जाए, और जहां अगर फॉर एग्जांपल इनबॉक्स शो होना था वहाँ इनबॉक्स शो ना हो। ऐसा नहीं होता, यही काम आपका बेसिकली CGI स्क्रिप्ट ने करना होता है, एप्लेट्स, ठीक है, एप्लेट्स या CGI स्क्रिप्ट। अच्छा, इसके अंदर एक ड्राइवर होते हैं JDBC ODBC ड्राइवर, ये अभी मैं आपको आगे समझाता हूँ ये क्या चीज़ है। अब उसने एक आपको दिखाया है कि क्लिक हेयर टू व्यू द रिकॉर्ड ऑफ प्रीवियस ट्रांजेक्शन लिस्ट ऑफ IT बुक्स फॉर सेल, यानी आप इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन्स आपने की हुई हैं, एक जस्ट एक आपको एक पेज बनाया हुआ है, ठीक है। उधर से वो आपको वो फेच करके आपको ला देगा कि आपने जो प्रीवियस ट्रांजेक्शन कौन सी की हैं, लिस्ट ऑफ IT बुक फॉर सेल जो होंगी वो दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ें बताने वाली हैं वो ये है कि आप देखें कि वो करता कैसे है, वो पीछे क्या काम करेगा। हम लिंक तो बना देंगे, एक लिख देंगे कि ये जैसे उसने दिया हुआ है href, ये फलां फलां लिंक के अंदर, वो जब आप इस पर क्लिक करोगे लिस्ट ऑफ IT बुक्स इस लिंक पे पड़ा हुआ है, यानी ये सर्वर है, ऑनलाइन shopping.com एक वेबसाइट है, उसके अंदर CGI डैश बिन एक पाथ है, उसके अंदर ये फाइल पड़ी है hello2.cgi1 CGI इस फाइल से बेसिकली वो डाटा फैच होना है, और जब आप क्लिक करोगे वो डाटा फैच जो भी डाटा होगा वो रैंडमली ला के दिखा देगा आपको, फाइल के अंदर जो भी होगा वो आपको शो करेगा। लेकिन अगर हमने उसको हमें हमें सिर्फ स्पेसिफिक डाटा चाहिए, वो तो यहाँ पर तो हम उसे कह रहे हैं ना लिस्ट ऑफ IT बुक्स, ठीक है। हमने पता है कि हमने उसको नाम दिया है तो हमने उसको पाथ भी उसी चीज़ का दिया होगा, लेकिन वो उस पाथ पे हो सकता है और भी बुक्स पढ़ी हो। इस इससे क्या होगा कि वो पाथ पे जितना भी रिकॉर्ड डाटा पड़ा होगा, जो भी वो फाइल में डाटा होगा, वो सारा ही फैच करके ले आएगा आपको। इसके लिए बेसिकली हम SQL यूज़ करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। क्वेरीज लिखते हैं डिफरेंट किस्म की, कि डाटा को फैच करना है, रिट्रीव करना है, अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, डिलीट करना है, मूव करना है एक सर्वर से दूसरे सर्वर में, सारी चीज़ें SQL में यूज़ करते हैं। It is used to make queries from database. Syntax may vary from slightly different tool to tool. Different किस्म में MySQL होता है, MariaDB है, आपको जो कंप्यूटर साइंस के फर्दर स्टूडेंट है उनके लिए है, जस्ट फॉर ई-कॉमर्स के लिए आप यही कॉन्सेप्ट लें कि आपको डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम आपको इस में यूज़ होता है SQL। अब जैसे उसने कहा है कि रजिस्टर प्लेस एंटर द, अब ये एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म उसने दे दिया हमें कि नेम एड्रेस पासवर्ड ईमेल दो, रजिस्टर के बटन पे दबाओगे तो वो आपको रजिस्टर करके सर्वर को वो सारी इंफॉर्मेशन भेज देगा। अगर रीसेट करोगे तो वो आपको दोबारा एंटर करने के लिए कहेगा, ठीक है। अच्छा, अब इंसर्ट स्टेटमेंट, अब ये बेसिकली हमने यहाँ पर उसने थोड़ा सा आपको ASP का कोड दिया है, ठीक है। अब उसमें मैं भी आपको थोड़ा सा फर्दर आगे लेके जाता हूँ, फिर आपको फर्दर इसमें समझ आएगी कि ये बात यहाँ क्या चल रही है। इंसर्ट इनटू रजिस्टर, जैसे उसने ये लिखा है नेम एड्रेस, ये इंसर्ट कर रहा है, वो बेसिकली इंसर्ट ये कीवर्ड है आपकी SQL क्वेरी, SQL जो लैंग्वेज है आपने जो भी पढ़ी है SQL, कि इन फील्ड में इन जगह पे जहाँ पर नेम है आपके डेटाबेस में, एड्रेस है, पासवर्ड है, वहाँ पर जो आप एंटर करोगे वो कर दो,
ठीक है, यानी जो आप ये नीचे कह रहा है कि जो वैल्यू आप नेम की एंटर करोगे, एड्रेस की एंटर करोगे, पासवर्ड, ये नेम एड्रेस पासवर्ड की जगह नहीं, ये एक पूरा डेटाबेस बना होगा टेबल फॉर्म के अंदर। आपका एसक्यूएल जो है वो टेबुलर फॉर्म में डाटा होता है। लाइक आपने एक्सेल में देखा होगा कि उसके अंदर भी रोज एंड कॉलम बने होते हैं, इसमें भी रोज एंड कॉलम बने होंगे। सबसे पहले रो में लिखा होगा नेम, उसके नीचे जितना भी डाटा आप जो भी एंटर करोगे नेम, वो वहाँ जाके स्टोर हो जाएगा 1 लोकेशन पे, 2 पे, 3 पे, 4 पे। पासवर्ड कर रहे हो, एड्रेस कर रहे हो, उसके साथ अगली अगली रो के अंदर, उसी रो में अगली फील्ड में एड्रेस आ जाएगा, उससे अगली में पासवर्ड आ जाएगा, उससे अगली में ईमेल आ जाएगा। ठीक है, अब ये सारा डाटा हम डाल रहे हैं। हमने एक डालने का प्रोसेस सीखा कि सिंपली आपने अभी ये पूरा वो आपको सिखाया नहीं, जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की गई है कि ऐसे होता है बैक एंड पे। ठीक है, उसने ये फाइल भी आपको दी हुई है hello.asp की फाइल, जिसके अंदर वो डाटा जाएगा आपका जब आप सबमिट के बटन दबाओगे। अच्छा, उसके बाद उसने आपको ऊपर सर्वलेट्स का कहा था। सर्वलेट्स आर वेरी फास्ट जावा एप्लीकेशन ऑन सर्वर साइड विच आर अवेलेबल इन एक्टिव फॉर्म इन द मेमोरी ऑफ सर्वर। दे आर यूज अ जेडीपी टू कनेक्ट। जेडीबीसी बेसिकली ड्राइवर होते हैं। ओडीबीसी और जेडीबीसी जावा के आपने जब आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो तो वो सर्वर साइड पे उसको आप बस में राब्ता कायम करने के लिए। अब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग ये जो हम बेसिकली कर रहे थे, ये एएसपी को लिख रहे हैं सर्वलेट को, ये सर्वर साइड है, या आपकी क्लाइंट साइड नहीं है। अब वो बेसिकली एएसपी, जेएसपी, पीएचपी सारी सर्वर साइड है। एक्टिव सर्वर पेज एएसपी हो गया, जो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ये आपको एमसीक्यू में पूछा जाता है। जावा सर्वर पेजेस जेएसपी, ये भी आपका एक सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग आप इसमें करते हो। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। पीएचपी है फिर, ठीक है। इस तरह डिफरेंट यूज़ होती हैं। आप इनको एचटीएमएल के कोड के अंदर, जैसे ये आपने देखा है एचटीएमएल के साथ ही यूज़ करके उसको उसने लिखा है। नीचे उसने दोबारा ये बताया कि ओडीबीसी, जेडीबीसी ये ड्राइवर्स होते हैं बेसिकली आपको सर्वर साइड पे या स्क्रिप्ट प्रोग्राम को कनेक्शन एस्टेब्लिश करना हो जो आपका डेटाबेस है उसके साथ। अब सीजीआई और बेसिक इसका जो डिफरेंस आपको पढ़ाया गया है वो यहाँ पर मैं आपको ये सारी बात जो लिखी है उसमें मैं आपको शॉर्ट हैंड बताता हूँ कि वो कहता है कि एक्टिव फॉर्म विच मीन दैट रिमेन इन सर्वर मेमोरी, दिस इज प्रोबेबली ओनली मेन डिफरेंस। क्या मेन डिफरेंस है कि फास्ट रिस्पॉन्स टाइम, एनी सब्सिक्वेंट कॉल या कोई और, या सब्सिक्वेंट कॉल होती है कोई और कॉल सब्सिक्वेंट, उसके अंदर ही कोई और कॉल हो रही है या कोई और कॉल हुई है पेज पे, आपने कोई और रिक्वेस्ट है, एक से ज़्यादा रिक्वेस्टें आपने जनरेट कराई हैं पेज पे, तो ये डिफरेंट है कि इसका जेएसपी का रिस्पॉन्स एज कम्पेयर टू सर्वलेट फास्टर होता है, तेज़ है। ठीक है, उसके बाद है जी, note that among CGI script and Perl script, C++ are compiled. However, CGI script are generally believed to be relatively slow. जो CGI scripts होती हैं वो relatively दोनों से जावा, JSP और सर्वलेट से स्लो होती हैं। Each CGI request a new process which is heavier for system. Therefore, CGI script are no longer very popular option. इसीलिए वो ज़्यादातर निकल गई, निगलेक्ट कर दी गई हैं, अब वो ज़्यादातर यूज़ नहीं होती। एक और ये लिखा है that ASP mostly uses VB script and JSP uses Java programming language for coding. ये आप बस एक दो डिफरेंस है आपको, ये आपको यहाँ पर जस्ट आपको बताया गया, आपको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत नहीं क्या है, क्योंकि तीन डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जिन्होंने अपने, उनके कुछ ये फ़ायदे भी हैं विद द टाइम। अब जो है थोड़ा सा, क्योंकि ये थोड़ा पुराना कोर्स आप पढ़ रहे हैं, अब ये चीज़ें मॉडर्नाइज होकर चेंज हो चुकी हुई हैं। ये इस तरह से हम जो पढ़ रहे हैं, ई कॉमर्स जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है, वो कुछ आप कोर्स में इसमें चीज़ें भी आगे पढ़ेंगे। अच्छा, हम इज डिफाइंड, अब हम थोड़ा सा एक बार हम CGI की तरफ जाते हैं कि स्टैंडर्ड मेथड प्रोटोकॉल दैट अलाउ डाटा फॉर्म टू बी यूज्ड बाय प्रोग्राम ऑन द सर्वर, स्क्रिप्ट इन अ प्रोग्राम रनिंग ऑन अ सर्वर। CGI स्क्रिप्ट इंक्लूड प्रोग्राम रिटन इन C, C++ और पर्ल में। अच्छा, ये बेसिकली आपके प्रोग्राम होते हैं। CGI स्क्रिप्ट जो है लिखी जाती हैं तो कनेक्ट, ये डेटाबेस के साथ कनेक्ट होते हैं।
जैसे मैंने आपको बताया कि लॉगिन पेज बने होते हैं डिफरेंट किस्म के, या रजिस्ट्रेशन पेज आपके जो बने होते हैं वो बेसिकली CGI स्क्रिप्ट्स होती हैं। यहाँ आप अपना LMS जब लॉगिन करते हो तो आप देखते हो कि आपका सब्जेक्ट जो है वो कभी ऐसे नहीं होता कि आपके सब्जेक्ट का नाम ऊपर आ रहा हो और आपका जो है वो, और कभी ऐसा हुआ हो कि आपकी असाइनमेंट का सेक्शन GDP की जगह आ रहा हो, GDP का असाइनमेंट की जगह आ रहा हो और आप असाइनमेंट पे क्लिक करें तो आपके वहाँ GDP शो हो या क्विज़ शो हो। कभी ऐसे नहीं होता। ये सारा चीज़ें स्क्रिप्ट होती है जो आपकी सर्वर साइड पे लिखी होती है, जो आपको प्रॉपरली जो आपकी वेबसाइट पे जो कंटेंट प्रॉपर जगह पे शो होना होता है वो वहीं शो कराती है। बाकी आपका HTML का कोड होता है, उसके अंदर एम्बेड हुआ होता है आपका CSS का कोड हो गया, ताकि आपकी वेबसाइट जो है वो लेआउट खूबसूरत लगे। ASP जो बेसिकली ये माइक्रोसॉफ्ट की है, रन ऑन IISS इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर के ऊपर रन होती है, विच इज़ फ्रीली अवेलेबल ऑन विंडोज़ NT एंड विंडोज़ 2000 में। बस आपको इतनी बात समझने की ज़रूरत है। ASP उसने कोई आपके एग्ज़ाम बेस के लिए ये किसी काम की चीज़ नहीं है, उन्होंने आपको बताया भी हुआ है कि ये एग्ज़ाम में आपको ये कोड को समझने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जस्ट आपको इसका आउटपुट समझना है। उसने एक लॉगिन पेज बनाया है, रजिस्ट्रेशन पेज या नेम लिखें, लॉगिन करें, फील्ड में एंटर करें, डाटा रजिस्टर कर लें। ठीक है। अच्छा, यही काम उन्होंने अब नीचे जो है VB स्क्रिप्ट के अंदर करके दिया है। VL बेसिक स्क्रिप्ट के अंदर उन्होंने किया। सेम कोड है, दोनों को आप रन करके अपने पास चेक कर सकते हैं, काम एक ही कर रहा है। अच्छा, रिस्पॉन्स डॉट माई स्क्रीन, रिस्पॉन्स डॉट राइट इसके अंदर यूज़ होता है कि आपने कोई स्क्रिप्ट को स्क्रीन पे लिखना हो। जैसे आप HTML में लिखते हो ना पैराग्राफ, इस तरह से हम इसी HTML के अंदर एम्बेड करके अंदर भी हम थोड़ी सी चेंजेस हो गए हैं कोड के अंदर, मॉडिफिकेशन जो है वो आ जाती हैं, HTML के अंदर यूज़ होती हैं जो VB स्क्रिप्ट की चीज़ें। लेकिन ये आपके पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जस्ट आपको बताया गया है कि ASP हो सकता है जस्ट आपको एक MCQs में आ जाए कि ASP स्टैंड फॉर, ठीक है। यहाँ ऊपर उसने आपको बताया भी था कि ASP एक्टिव सर्वर पेजेस, ठीक है। कोई ऐसी इसमें से कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है। और अच्छा, उसके बाद मेंटेनिंग स्टेट इन स्टेटलेस सिस्टम। स्टेट क्या होता है, स्टेटलेस क्या होता है? आपका जो HTTP है ना वो स्टेटलेस है, ठीक है, यानी उसकी कोई स्टेट नहीं होती है। अनदर रीजन व्हाई वी नीड टू राइट द स्क्रिप्ट और डेवलप आवर बैक एंड इज दैट वी वांट टू मेंटेन द स्टेट। इन अदर वर्ड्स वी वांट टू लिंक डिफरेंट क्लिक स्टेप्स इन्वॉल्व इन एन ई-कॉमर्स ट्रांजैक्शन। अब आपकी ई-कॉमर्स, जैसे आपके पास एग्जांपल है, दराज है, आपके और डिफरेंट किस्म की वेबसाइट हैं, जब आप उस पर जाते हो, प्रोडक्ट पे क्लिक करते हो, फिर उसके बाद आपकी वो ऐड टू कार्ट हो जाता है, कार्ट पे जाते हो, उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट के ऊपर आप जाते हो, बटन होता है, फिर आपने पेमेंट करनी होती है, पेमेंट गेटवे आपने चूज़ करना होता है कि आपने वाया कैश ऑन डिलीवरी पे करना है, बैंक के थ्रू करना है, या किसी थर्ड पार्टी और ऐप के थ्रू करना है पे। डिफरेंट किस्म के मेथड होते हैं, तो आपने ये एक स्टेप में नहीं करना होता। स्टेटलेस का मतलब यही है कि आपने एक ही ये पेज पे रह के नहीं करना, आपने डिफरेंट पेजेस आपने एक्सेस करने हैं। कभी आप कोई प्रोडक्ट सर्च करोगे, आपको पसंद नहीं आएगी, आप उसकी डिटेल पढ़ोगे, फिर नेक्स्ट पे चलोगे, तो आपको ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। आपने रजिस्टर भी अपने आप को करना होगा, लॉगिन भी आपका होगा, आपका अपना अकाउंट बना होता है। आप दराज में भी जब आते हो वहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर करते हो, फिर आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर वगैरह कर सकते हो। वैसे तो नहीं ना कर सकते। तो ये चीज़ें जो हैं ये इसे कहते हैं कि मेंटेनिंग स्टेट इन अ स्टेटलेस सिस्टम। अब हर स्टेट मेंटेन करना, अब ये कैसे करेंगे? टेम्परेरी फाइल में बी क्रिएटेड ऑन सर्वर साइड एंड वी कोड और उसके बिहाइंड स्टेप क्लिक्स रजिस्टर ऐड टू कार्ड, ये पीछे सारा कुछ सर्वर साइड पे लिखी जाती है। अनदर मेथड इज यूज्ड टू क्लाइंट साइड ऑफ कुकी फॉर मेंटेनिंग स्टेट। बेसिकली अब यहाँ ये बात वो ये कर रहा है कि जैसे आप एक वेबसाइट पे जाते हो, कुछ चीज़ ऐड करते हो कार्ट के अंदर, अब वो सर्वर पे स्टोर नहीं हुई जब तक आप उसको आगे प्रोसेस नहीं करते कार्ड में, जब तक आप प्रोसेस नहीं करते, और फिर आप देखते हो जब आप ऑर्डर कर देते हो तो वो डिलीट हो जाती है, कार्ड से रिमूव हो जाती है। तो ये वो बात कर रहा है कि वो स्टोर कहाँ होती है, वो आपके सर्वर पे स्टोर नहीं होती है, आपके कुकीज़ फाइल के अंदर स्टोर हुई होगी, या आपकी कोई टेम्परेरी फाइल सर्वर पे बन जाती है जहाँ पर वो चीज़ें स्टोर हुई होती हैं। परमानेंटली कोई स्टोर नहीं हुआ था। जैसे ही आप कोई कार्ट में ऐड करते हो या रिमूव कर देते हो तो वो वहीं से डाटा रिमूव होता है, वो आपके अपने पास ही होता है डाटा।
वो जस्ट कुकी फाइल के अंदर उसको सर्वर को भेज दिया जाता है कि ये फलां चीज़ इस कार्ट में अभी ऐड हुई है, आपने ऐड की है। ठीक है, ये सारा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया गया। और कुछ आगे अब एक और बात कर रहा है कि वो हिडन फॉर्म्स की, हिडन फील्ड्स की। सम टाइम कुछ फील्ड आपको स्क्रीन पे आपको हिडन रखनी पड़ती हैं। ये आपको बेसिकली डेवलपमेंट के थ्रू से आपको बता रहा है, ई कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से ये इतना कोई चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। इसकी वे एवरीथिंग डेटाबेस, यानी आपको हर चीज़ नहीं शो करानी स्क्रीन के ऊपर। इसकी एग्जांपल ऐसे मैं देता हूँ कि अब आपने बैक एंड पे डेटाबेस का आपको रिक्वायर्ड है कि फॉर एग्जांपल आपने ना यूज़र का पर्सनल चीज़ें तो नहीं ना एक्सेस करनी है। आप कोई चीज़ ऑर्डर करने गए हो, आपने दराज से ऑर्डर किया है, तो उस पर डिफरेंट किस्म के स्टोर्स बने होते हैं। ठीक है, हर यूज़र ने डिफरेंट स्टोर्स बनाए हुए हैं। आप उस पर जाते हो, चीज़ों को ऑर्डर करते हो, आपको उस वेंडर के पर्सनल इन्फॉर्मेशन तो नहीं ना शो हो रही होती इधर, यहाँ उस कंपनी का कोई एड्रेस तो नहीं ना होता। ये वो आपको थर्ड पार्टी वही बताते हैं कि फलां जी आपकी जो है वो ऑर्डर हो गया है, अब कंफर्म हो गया है, और ये सारा ये जी फलां डिलीवरी वाली सर्विस जो है वो यूज़ होगी, आपको यहाँ से उठाएगी प्रोडक्ट और हमारे वेयर हाउस से दे देगी। आपको पर्टिकुलर लोकेशन तो नहीं ना सारी चीज़ों की देती। तो इसे कहते हैं हिडन फील्ड्स के। कुछ फील्ड आपको वो आपको स्क्रीन पे शो नहीं होती चीज़ें, लेकिन वो बैक एंड पे काम हो जाता है। लाइक आप चेक आप कंफर्म करते हो ऑर्डर, आपको लिखा आ जाता है कि थैंक यू फॉर दिस, लेकिन बैक एंड पे बड़ी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। वह साथ ही आपकी जो रिक्वेस्ट जब सर्वर पे जाती है, प्रोसेस होती है और आपको वेंडर के पास चली जाती है, वेंडर उसको वेरीफाई करता है और आपके प्रोडक्ट को फिर आपको ईमेल आ जाती है या एसएमएस से पता चल जाता है। इसको आप फर्दर इसको यहाँ पढ़ेंगे, इतनी आपको आगे एक्सप्लोर करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर्स कितने किस्म के होते हैं? हम पहले सबसे पहले वन टायर को पढ़ लेते हैं, यानी एक कंप्यूटर मल्टीपल मेन फ्रेम से, एक फ्रेम से मल्टीपल 3 कंप्यूटर एक मेन फ्रेम यानी एक सर्वर से कनेक्ट हों, यानी 1 to 1 कनेक्शन बना हुआ है। वो फाइल के लिए आस्क करेगा और रिक्वेस्ट वापस करेगा। ये आपके बेसिकली ये सर्वर से डायरेक्ट कम्युनिकेशन दिखाई जा रही है। वो फाइल का पूछ रहा है, वो फाइल दे रहा है, बस। इसमें और कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है किसी और चीज़ की। फाइल सर्वर सर्च करेगा, वो पर्टिकुलर क्लाइंट को भेज देगा। उसने ये एरो एक फाइल सर्वर से एरो ने ये एक लाइन निकाल के कंप्यूटर की तरफ ले गया। वो ये बताना चाहता है कि सर्वर भी जो है वो एक कंप्यूटर ही है। आप भी एक कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो क्लाइंट एंड पे, जो आपका सर्वर है वो भी बेसिकली कंप्यूटर ही है। ठीक है, 2 टायर आर्किटेक्चर, यूज़र HTTP रिक्वेस्ट, आप कोई वेबसाइट ओपन करने के लिए रिक्वेस्ट करते हो, उसको वो वेब सर्वर जो है वो रिस्पॉन्स वापस करता है। जैसे आप अपने VULMS खोलते हो, सिंपली आप उसको रिक्वेस्ट करके एंटर करते हो तो वो HTTP रिक्वेस्ट उसको सर्वर जाती है, वो विद इन सेकेंड ये काम हो जाता है। उसके अंदर एक TCP IP इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, हमने पहले दूसरे लेक्चर के अंदर स्टार्टिंग में पढ़ा था कि सेट ऑफ रूल्स कंप्यूटर पे डिफाइन हुए होते हैं कि दो चीज़ें ही हैं, दो मुख्तलिफ चीज़ों ने कम्युनिकेट कैसे करना है कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट पे। TCP IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है और IP इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका IP एड्रेस। ठीक है, इसके अंदर 2 टायर के अंदर और 3 टायर इसके बाद आता है। उसके अंदर क्या होता है, आपका डेटाबेस के वेब सर्वर ने डेटाबेस के साथ, जैसे हमने ऊपर बात पढ़ी थी कि आपका जो है वेब सर्वर CGI स्क्रिप्ट से कहता है और CGI स्क्रिप्ट जो है वो डेटाबेस उठा के लेके आता है। तो वो बेसिकली 3 टायर आर्किटेक्चर है। उसके बाद वेब सर्वर है। वेब सर्वर हमने पहले भी पढ़ा था कि आपकी जो वेबसाइट जहाँ पर रिसाइड करती है, वो यहाँ आपका वेबसाइट का जो डेटाबेस है रिसाइड करता है, पड़ा हुआ है, वो आपका वेब सर्वर होता है लोकल में एक कंप्यूटर ही है, लेकिन उसमें डिफरेंट कुछ चीज़ें होती हैं कि उसने ऑन द होल एक वेबसाइट को मैनेज नहीं करना है। एक सर्वर पे एक वेबसाइट नहीं पड़ी होती, मल्टीपल वेबसाइट्स पड़ी होती हैं। हो सकता है 5,000 10,000 वेबसाइट पड़ी हो, बड़े सर्वर के ऊपर ऐसे ही होता है। तो वो सारी वो उसका हर सर्वर हर वेबसाइट का डिफरेंट पाथ होता है, होम डायरेक्टरी होती है जहाँ से वो आपकी वेबसाइट एक्सेस होती है, आपका डाटा पड़ा होता है। फिर ऑपरेटिंग सिस्टम, वेब सर्वर्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का सर्वर भी है। ज़्यादातर जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होते हैं वेब सर्वर के लिए वो लिनक्स के यूज़ होते हैं। अगर तो आप
विंडोज़ की कोई एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं तो वो वहाँ पर आपको ये विंडोज़ के सर्वर्स मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर वेब होस्टिंग वेब सर्वर जो हैं वो कॉमनली आपके लिनक्स के ही यूज़ होते हैं। ठीक है, ये वैसे आपको ये कोर्स में बताया नहीं गया कि मैं आपको जस्ट उसके लिए बता रहा हूँ। जैसे इसने बताया कि अपाची, एक अपाची का भी जो है वो ओरेकल का अपाची है, उसके भी सर्वर हैं, आपके लिनक्स है, उसने यहाँ बताया हुआ है, बस बेसिक से बताया हुआ, आपको इतना ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, या आप फर्दर आगे इसको कोर्स में पढ़ेंगे। अब वेब सर्वर और नॉर्मल कंप्यूटर में फ़र्क क्या होता है, और वेब सर्वर का काम क्या होता है? थ्रूपुट सबसे पहले, विच इज़ अ नंबर ऑफ HTTP रिक्वेस्ट दैट अ पर्टिकुलर सर्वर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कैन हैंडल इन ड्यूर टाइम। एक स्पेसिफिक टाइम के अंदर HTTP रिक्वेस्ट जनरेट वो सर्वर को हो तो वो कितने यूनिट ऑफ टाइम में उसको हैंडल करेगा। अभी मैं आपको इसको समझाता हूँ रिस्पॉन्स टाइम के साथ। विच इज़ द अमाउंट ऑफ टाइम अवर वेब सर्वर रिक्वायर्ड प्रोसेस वन रिक्वेस्ट, वेब सर्वर हार्डवेयर आर्किटेक्चर, यानी उस रिस्पॉन्स टाइम ये है कि वो कितनी देर में वो एक रिक्वेस्ट को प्रोसेस करेगा। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है, अब मैंने जैसे बताया कि एक सर्वर के ऊपर 5,000 डिफरेंट वेबसाइट पड़ी हुई हैं। आप उनको पता है कि आप कि इस सर्वर पे ये वेबसाइट है, जैसे आपका LMS आप एक्सेस करते हो। अब 10 या 15 डिफरेंट यूज़र हैं, वो हर अपनी अपनी लोकेशन पे स्टूडेंट बैठे हुए एक्सेस कर रहे हैं। पहले ने रिक्वेस्ट की हुई, LMS एंटर किया, फ़ौरन शो हो जाएगा, दूसरा भी, तीसरा भी, चौथा भी। ये HTTP रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है। जैसे ही एक बंदा जनरेट करता है, दूसरा करता है, तीसरा करता है, चौथा करता है, ये कि एक सर्वर ने एक यूनिट अमाउंट टाइम में कितनी रिक्वेस्ट प्रोसेस कर सकता है, और एक रिक्वेस्ट प्रोसेस करने के लिए कितना टाइम हो, तो ये नॉर्मल कंप्यूटर आपका हैंडल नहीं कर सकता। इसके अंदर इसकी प्रोसेसिंग पावर, इसकी रैम, इसकी हार्ड डिस्क उसी हिसाब से ज़्यादा होगी जिस हिसाब से इसने रिक्वेस्ट को प्रोसेस करना है। ठीक है, ई कॉमर्स कुछ आगे इन्होंने सॉफ्टवेयर आपको पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, इसको पढ़ने से पहले हम ये थोड़ी सी इसने यहाँ पर ये होस्टिंग की बात भी की हुई है, वेब होस्टिंग की। बेसिकली जो वेब होस्टिंग होती है उसका मतलब ये होता है कि आप अपनी वेबसाइट को किसी जगह पर आप ख़रीद लेते हैं उनसे होस्टिंग, वर्चुअली उन्होंने सर्वर लोकली हो सकता है रखे हुए हैं, या कहीं वर्चुअली रखे होते हैं, या आपने आपके वेब सर्वर, आपकी जो ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, उसके पास भी सर्वर्स होते हैं। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट का डाटा उस जगह पे रख लेते हो। वो यूज़र को नहीं पता होता है, वो आपको पता है। आपने वेबसाइट बनाई है, आपने ई कॉमर्स वेबसाइट बनाई है, आपने होस्टिंग लिया और वहाँ पर रख दिया। आपने अपनी वेबसाइट का नाम, डोमेन, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, एक डोमेन नेम परचेज कर लेते हो, उसको उस सर्वर के साथ आप DNS के थ्रू, आपने शुरू में DNS भी पढ़े थे, डोमेन नेम सर्वर, उनके थ्रू आप उसको अटैच कर लेते हो। तो ये वो होस्टिंग कंपनी सिर्फ आपको होस्टिंग प्रोवाइड करती है कि आप उसकी वेबसाइट आपकी होस्ट रहे, अप रहे, चलती रहे, रनिंग, सर्वर जो है वो डाउन ना हो, डेटाबेस में कोई मसला ना आए, डेटाबेस सर्वर जो है वो भी अप रहे, गुड रहे, वेल एंड गुड। ये चीज़ें जो है वो आपकी वेब होस्टिंग में आती हैं, और ये आपका वेब सर्वर के अंदर ही कॉन्सेप्ट है कि आप वो कैसे मैनेज हो रहा होता है। ये सारी चीज़ें जो है वो सर्वर, ये आप अगर तो कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है तो ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट के अंदर या वर्चुअल सर्विसेज के सब्जेक्ट में फर्दर इसको पढ़ेंगे। यहाँ पर इससे ज़्यादा बात नहीं आगे फर्दर आपने पढ़नी। ई कॉमर्स के सॉफ्टवेयर ना कैटलॉग, डिस्प्ले, शॉपिंग कार्ट, कैपेबिलिटी, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग। फिर लार्ज और कम्प्लेक्स ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर के अंदर मिडलवेयर, एप्लीकेशन इंटीग्रेशन एंड वेब सर्विसेज। ये भी मैं आपको इंटीग्रेशन विद ERP और सप्लाई चेन मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, ये हम आगे चलते हैं तो पढ़ते हैं। कैटलॉग क्या होती है? Catalog होती है static catalog is simple list written in HTML. One has to edit the HTML code to manage it. A dynamic catalog story stores information about the item in database, usually on the different computer accessed by the web server. It can provide photos, detail, description। यानी है आप कैटलॉग होता है कि यानी आपकी लाइक लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन पड़ी होती है कि किसी भी चीज़ की, आपका जो भी ई कॉमर्स स्टोर होगा उसकी आप कोई सर्च करते हैं, कोई क्लॉथिंग स्टोर है तो वो क्लॉथ्स की डिफरेंट टाइप की कैटलॉग बनी होती है कि हमारी वेबसाइट पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, या लिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन उसके बारे में। उसके बाद आपकी शॉपिंग कार्ट आती है, आपकी जो ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर आपको नॉर्मली पता ही है, आपको चीज़ ऐड करते हो तो वहाँ पर आपने उसमें शॉपिंग कार्ट में ऐड होती जाती है, उसकी अमाउंट भी होती है। अगर आपने ज़्यादा चीज़ें ऐड करते हो तो उसका सारी डिटेल, टोटल प्राइस और प्रोडक्ट का नाम और वगैरह चीज़ें आ जाती हैं। फिर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग, यानी आपका जो
आपने उसके बाद कोई आपका जो टैक्स कैलकुलेट होगा उसके अंदर ऐड होगा, शिपिंग कॉस्ट ऐड होगी, आपने फ्री डिलीवरी है या डिलीवरी चार्जेस ऐड होने हैं, आपने कहाँ पर ट्रांजैक्शन जो है वो करा, यानी आपका जो ऑर्डर कहाँ पर होना है, आपने अपना होम एड्रेस देना है या कहीं और का एड्रेस देना है, फ़ोन नंबर देना है, कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी चीज़ें ट्रांजैक्शन। उसके बाद मिडल वेयर है, जो बड़ी कंपनीज होती हैं ना वो इस्टेब्लिश करती हैं मिडल वेयर, हर छोटी कंपनी नहीं है करती। अकाउंटिंग सिस्टम बाय यूजिंग अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर कार्ड अ मिडल वेयर विच इज़ पार्ट ऑफ ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर पैकेज के अंदर आता है। ये इसका काम ये होता है कि जो बड़ी कंपनीज होती हैं ना, द्रास पे जैसे आप बड़े स्टोर्स देखते हैं, आपने द्रास की मिसाल दे रहा हूँ, उस पर काफ़ी बड़े बड़े स्टोर्स आपने देखे होंगे, डिफरेंट किस्म के वहाँ बने हुए हैं, ठीक है। वो ज़्यादा बड़ी कंपनी जिन्होंने ज़्यादा अमाउंट में सेल करनी है तो वो एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, एक मिडल लेयर रखते हैं कि वो सारा रिकॉर्ड जो है वो रखता है कि कितने यूज़र जो है डेली वो हमारे पास आए। अब तो ये वैसे सारा कुछ ये इस तरह की ई कॉमर्स वेबसाइट ही सारा कुछ ही मैनेज करती हैं, इस तरह के सॉफ्टवेयर अलग से नहीं चल रहे होते, ये एक ही वेबसाइट के अंदर सारा कुछ अब थोड़ा सा चेंज हो गया हुआ। फिर एप्लीकेशन इंटीग्रेशन ऑफ प्रोग्राम परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन सच एज क्रिएटिंग इनवॉइस बिल्स और प्रोसेसिंग पेमेंट रिसीव फ्रॉम कस्टमर इज कॉल्ड एन एप्लीकेशन प्रोग्राम। यानी जब आप जैसे ही ऑर्डर प्लेस करते हो, आपका एक ईमेल आ जाती है या मैसेज आती है आपका ऑर्डर प्लेस हो गया है, फिर आपका ऑर्डर प्रोसेस होता है। ये सारी चीज़ें जो एप्लीकेशन इंटीग्रेशन के अंदर आती हैं सारी। फिर वेब सर्विसेज क्या होता है? डिफाइंड ए कम्बिनेशन ऑफ सॉफ्टवेयर टूल अलाउ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इन वन ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेट विद अदर प्रोग्राम एप्लीकेशन ओवर ए नेटवर्क बाय यूजिंग अ स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स। अब वेब सर्विसेज क्या होता है? ये डिफरेंट सॉफ्टवेयर टूल्स का कम्बिनेशन है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ऑर्गेनाइजेशन में नेटवर्क के ऊपर स्पेसिफिक सेट ऑफ स्टैंडर्ड कुछ रूल्स के मुताबिक आप काम करते हो। वेब सर्विसेज में वर्चुअल वेब सर्विसेज भी आ जाती हैं, वर्चुअल सर्विसेज भी आ जाती हैं। फिर आपका अमेजोन है, जैसे वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करता है वर्चुअल असिस्टेंट की, वर्चुअल आपका सारी चीज़ें, वो वेब सर्विसेज के अंदर डिफरेंट सॉफ्टवेयर एंड टूल्स आ जाते हैं। नॉट फॉर आप ये मैं कहना ये चाह रहा हूँ यहाँ पर बात कि आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आपने एक ई कॉमर्स वेबसाइट हो उसी को आपने होस्ट करना हो। आप अपना सॉफ्टवेयर भी आप होस्ट कर सकते हो। लाइक आपने कोई पर्सनल आपने एक, ये तो वेबसाइट तो एक ग्लोबली यूज़ हो रही है ना, एलएमएस तो आपका बेसिकली ग्लोबली यूज़ हो रहा है, लेकिन ये भी होस्ट जो है ये आपका कहीं यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिक जगह पे ही किया होगा। आप कोई और एग्जांपल ले लें, लाइक आप किसी कंपनी में काम करते हैं, वो अपना कोई सॉफ्टवेयर यूज़ करती है, वो कहाँ होस्ट करेगी? वो कोई वेब सर्विसेज ले लेते हैं, सॉफ्टवेयर एज सर्विसेज एससीएस कहते हैं, या इंफ्रास्ट्रक्चर एज सर्विसेज ले लेते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर ले लेते हैं। ये फर्दर बाकी बाद की बातें हैं। यानी इंटरनेट पे डिफरेंट सिर्फ वेबसाइट होस्ट नहीं होती, आपके अपने सॉफ्टवेयर जो हैं, अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, अकाउंट बैंकिंग सॉफ्टवेयर जो आप बैंक्स में यूज़ करते हैं, स्कूल के अंदर या स्टाफ मैनेजमेंट स्कूल के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, ये सारे चीज़ें भी आप उस पर वेब सर्विसेज के अंदर ही आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि उस पे सिर्फ वेब होस्टिंग है तो वेब सर्विसेज उसी पे उन्हीं को कहेंगे, नहीं। अच्छा, अब ईआरपी एक सिस्टम होता है, इंटरप्राइज रिसोर्स मैनेजमेंट इज अ कॉन्सेप्ट दैट इंटीग्रेट ऑल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग, प्लानिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एट सिंगल प्लेस। सारा कुछ वो एक जगह पे कर लेता है। ईआरपी सिस्टम सच एज सैप सॉफ्टवेयर एज प्रोग्राम, SAP ये उसको कहा गया सॉफ्टवेयर एज ए प्रोग्राम। ई कॉमर्स साइज सॉफ्टवेयर फुली इंटीग्रेटेड विद ERP सॉफ्टवेयर है। ये दराज जो है बेसिकली मैं जिसकी एग्जांपल दे रहा हूँ या अमेजोन की दे रहा हूँ, ये इंटरप्राइज रिसोर्स ERPs ही हैं बेसिकली, आपको ये उसकी फैसिलिटी भी देते हैं। अच्छा, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, जो कस्टमर का प्राइमरी गोल ऑफ CRM का जो होता है इज टू अंडरस्टैंड ईच कस्टमर नीड एंड कस्टमाइज द प्रोडक्ट सर्विसेज टू मीट देयर नीड्स। आपका ये बेसिकली आपका डाटा गैदर करता है CRM, ठीक है। आपको जिस तरह के प्रोडक्ट आप सर्च करते हो, फिर आपको जब आप कोई वेबसाइट खोलोगे, दराज पे जाओगे, वो आपको उसी तरह के प्रोडक्ट दिखाएगा। जिस तरह के आप फिल्टर्स लगाते हो उसको सर्च करने के लिए प्रोडक्ट को, वो फिर उससे रिलेटेड ही आपको चीज़ें दिखाता है। ये कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर काम इसके अलावा भी और करता है, जस्ट बेसिक आपको समझाने के लिए। फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट,
Supply chain involve all the activities associated with the flow and transmission of good from raw material stage to finished good and their supply to the end user. अब ये आपके उसके सप्लाई चेन में आप अगर ई कॉमर्स पॉइंट ऑफ व्यू से अब एडवांस मॉडर्न इरा में देखो तो आपका जब वो आपको जो टीसीएस सर्विस हो गई या लेपर्ड सर्विस है, ये डिफरेंट सर्विसेज यूज़ होती हैं आपको डिलीवरी करने के लिए, वो भी एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट ही है कि आपको वो, क्योंकि आपने अब ऑनलाइन जब ये इस तरह तो होता नहीं है कि हम जाके कहें कि हम ये चीज़ बना दो। वो आपको प्रोडक्ट जो है वो दिए होते हैं, आप उन्हीं प्रोडक्ट में से आपने चूज़ करके आपने ऑर्डर करना होता है, तो वो ऑलरेडी फिनिश स्टेज पे ही होते हैं, आपको सिर्फ वो सप्लाई होनी है। तो ये आपका जो सॉफ्टवेयर है वो भी इसी में आता है। कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, अब ये कंटेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जो है आपका, जो कंटेंट मैनेज help companies control the large amount of data, picture, graphic and other files that play a crucial role in conducting a business. It also offers a different way of accessing and the corporate information which managers of business might need for decision making. ये सॉफ्टवेयर जो है वो कंपनीज के अंदर यूज़ होता है कि आपने एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड रखना है, चीज़ों को मैनेज करना है कि बिजनेस कैसे चल रहा है। ये आउटसाइड ऑफ सिस्टम यूज़ नहीं होता। नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम कंपनी हैव स्टार्टेड टू फाइंड अ वे टू हेल्प देम मैनेज द नॉलेज इन इटसेल्फ रिगार्डिंग ऑफ डॉक्यूमेंटिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ सम ऑफ दैट नॉलेज। वो जो नॉलेज कंपनी के अंदर फ्लो कर रहा है उसको सॉफ्टवेयर दैट हैज़ बीन डेवलप्ड टू मीट दिस गोल इज नॉलेज मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर। यानी आपके जो कंपनी के अंदर प्रोडक्शन हो रही है, कोई मसला आ रहा है कि आप उसके रिकॉर्ड्स रखना सारी चीज़ों को, वो ये नॉलेज मैनेजमेंट और कंटेंट मैनेजमेंट मिल के काम करते हैं। इट हैज़ अ फीचर दैट अलाउ यू टू रीड द डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। अब ये इसके अंदर और भी सारे इन्हांस फीचर आ गए, जैसे एआई के फीचर्स आ चुके हैं कि आपको कोई डॉक्यूमेंट्स को ऑटोमेटिकली रीड करके उसके अंदर से इंफॉर्मेशन आपकी ईमेल्स में से रीड करके आपको जो है वो इंफॉर्मेशन निकाल के दे। ये भी नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम काम करता है। अच्छा, ई कॉमर्स कुछ सॉफ्टवेयर बताए हुए हैं जो बेसिकली ई कॉमर्स के लिए यूज़ होते हैं, माइक्रोसॉफ्ट कॉमर्स सर्विस और वगैरह वगैरह, ये बताइए। पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यू में आ सकते हैं या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। उसके बाद एजेंट है। एजेंट इज अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज capable of autonomous action in an environment in order to meet its objective. Agent can be used for comparison, filtering, web crawling, auction, etc. यानी एक ये सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो कि बताए बगैर आपको इन्वायरमेंट में आपके काम कर रहा होता है, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव इसको दिए होते हैं। कंपैरिजन, किसी चीज़ों को कंपैरिजन करना, फिल्टरिंग लगाना, वेब क्रॉलिंग, एक्शन। फॉर एग्जांपल देयर मे बी अ बायर एजेंट एंड सेलर एजेंट विद देयर गोल एंड कंस्ट्रेंट। दे कैन नेगोशिएट डील्स ऑन द बिहाफ ऑफ यूज़र। यूज़र के बिहाफ पे जो है वो एजेंट ऑटोमेटिकली डील कर ले। एजेंट कैन मॉनिटर हेल्थ इंडिकेटर एंड अलर्ट द अंडर द गिवन कंडीशन। बहरहाल ये एक जैसे एआई आ गई हुई है कि एजेंट, उसी को उन्होंने बताने की कोशिश की है कि वो ऑटोमेटिकली निगोशिएट कर ले और बात कर ले आपके बिहाफ पे, और वो कोई चीज़ आपको ज़रूरत है आपकी ही, लेकिन वो ऑटोमेटिकली आपकी ज़रूरत वो पूरे करे। सिक्योरिटी इश्यूज इंटरनेट के ऊपर अब हम उसकी तरफ मूव कर जाते हैं कि सिक्योरिटी इश्यूज किस तरह के होते हैं। बैकडोर यानी those hostile program which when run on a machine installed a hidden services in order to give attacker some remote access capability to compromise the machine। यानी आपके कोई ऐसी चीज़ आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाती है कि आपको पता भी नहीं चलता और वो आपकी जो है वो चीज़ों को एक्सेस कर लेती है किसी बैकडोर के थ्रू। बैकडोर यही होता है कि वो पता ही नहीं चले आपको, वो आ जाए अंदर। अच्छा, उसके बाद ट्रोजन हॉर्स आर प्रोग्राम दैट आर अपीयर हार्मलेस बट एक्चुअली हैव सम मलिशियस पर्पस। इसके बारे में आप फर्दर इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं। ये एग्जी फाइल होती हैं, आपके कंप्यूटर को हार्म करती हैं, लेकिन हार्मलेस हो गया, आपको लगेगा ऐसे कि ये कोई चीज़ ऐसी है नहीं, लेकिन ये आपके कंप्यूटर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा देती है। वायरसेस हम डिफरेंट किस्म के वायरसेस होते हैं, ईमेल के साथ आ सकते हैं, फाइल में आ सकते हैं। एक्सपैंड होने वाले वायरसेस होते हैं कि वो आपको आपके फाइल अननोन फाइल एकदम से कंप्यूटर में आपके जनरेट होना शुरू हो जाएंगी या अननोन ईमेल्स आना शुरू हो जाएंगी उन वायरसेस के थ्रू। तो ये वर्म्स कहते हैं, वो कीड़े की तरह अंदर आपके कंप्यूटर के अंदर चलना शुरू हो जाता है कि वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी फाइल्स के अंदर, क्योंकि बैकडोर के थ्रू जब आएगा कोई हैकर या कोई फाइल ऐसी आएगी
तो आपको पता भी नहीं चलेगा, कंप्यूटर में फाइल हो सकता है डिलीट हो जाए या मॉडिफाई हो जाए, या आपको कोई ऐसा अपीयर हो मैसेज, आप उस पर क्लिक कर दें और आपको पता भी नहीं चले कि क्या हुआ है, और बैक एंड पे सारा कुछ काम हो जाए, कोई आपका हैक हो जाए सिस्टम या ये चीज़ें। वायरस के प्रोटेक्शन के लिए डिफरेंट आप सॉफ्टवेयर यूज़ करती होंगी, उनके बारे में आपको बताया है। हैकर वो होते हैं जो आपका डाटा जो है वो अनऑथराइज एक्सेस आपके कंप्यूटर का या नेटवर्क का एक्सेस कर लें, या हैकर्स या क्रैकर बोला जाता है। Active content is a term generally used to refer to programs that are embedded in web pages to cause a certain action. ऐसे प्रोग्राम जो वेब पेजेस में कोई सर्टेन एक्शन परफॉर्म करने के लिए malicious active content delivery through web pages can reveal credit card numbers, user name, password, etc. यानी एक्टिव कंटेंट इस तरह का होता है कि वो आपको पता भी नहीं चलेगा आपके वेब सर्वर पर मौजूद, अगर आपका सर्वर हैक हो गया, किसी ने बैकडोर के थ्रू वो फाइल ला दी है, आपका ऑटोमेटिकली डाटा उसके पास क्रेडिट कार्ड का चला जाएगा। आपने ट्रांजैक्शन की, जैसे ही आपने ट्रांजैक्शन की किसी ऑनलाइन स्टोर पर, अगर वहाँ पर ऐसा कुछ है था, एक्टिव कंटेंट मौजूद था, तो वो आपका ऑटोमेटिकली डाटा जो है क्रेडिट कार्ड का रिमूव कर फैच कर लेगा और वो यूज़ कर लेगा। फिर एक्टिव एक्स कंट्रोल कैन बी यूज इंस्टॉल हिडन सर्विसेज टू द हैकर, यानी है हिडन सर्विसेज इंस्टॉल की जाती हैं हैकर्स के थ्रू, जो है एप्लेट्स के थ्रू कंपाइल जावा प्रोग्राम रन ऑन द क्लाइंट मशीन व्हेन द पर्टिकुलर वेब पेज रिक्वेस्ट इज मेड। कोई आपकी जब भी आप वेब पेज पर रिक्वेस्ट करते हो, अगर वो एप्लेट में हो तो वो बैक एंड पे जावा में कंपाइल होके प्रोग्राम ऑटोमेटिकली कंपाइल होता है। थ्रू जावास्क्रिप्ट अटैकर्स हैकर कैन डिस्ट्रॉय द हार्ड डिस्क, डिसॉल्व द ईमेल मेल बॉक्सेस और गेट द सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, यानी आपकी हार्ड डिस्क को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। प्रोग्राम कैन रीड लिस्ट ऑफ यूआरएल विजिटेड एंड सीज इन्फॉर्मेशन इन द वेब फॉर्म्स। अच्छा, ये अब आगे बात जो है सारी रीडिंग वाली बातें हैं सारी। एक्टिव एक्स कंट्रोल कैन इन्फॉर्म, ये सारी आउटसाइड अटैकर्स नेटवर्क के ऊपर सारी आपको बताई गई हैं। कुछ बातें और भी कॉन्सेप्ट है, स्निपिंग एंड स्नूपिंग। नेटवर्क कोई आपका जो हैकर्स होते हैं ना, वो समटाइम नेटवर्क मॉनिटरिंग ट्रैफिक यूज़ करते हैं कि टूल्स होते हैं नेटवर्क ट्रैफिक को मॉनिटर करने के लिए, आपके कंप्यूटर के ऊपर वो लगा दें आपके, आप जो भी आप ये जैसे पासवर्ड अटैक्स और ये आईपी एड्रेस स्नूपिंग, ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाऊंगा, मैन इन मिडल अटैक्स और ये सारी बातें, कि वो करेगा क्या कि जब भी आप कोई की स्ट्रोक करोगे ना आपके नेटवर्क के ऊपर, वो आपके कंप्यूटर में नहीं आएगा, आपके नेटवर्क में आ जाएगा। आप इंटरनेट पे जब भी कोई की स्ट्रोक एंटर करोगे, ब्राउज़र एंटर करके, वो उसको ऑटोमेटिकली जाना शुरू हो जाएगा, वो आपकी जो ट्रैफिक जो है वो मॉनिटर कर रहा होगा। कहीं आप लॉगिन करोगे तो वो आपका जो जो की स्ट्रोक आप लिखोगे वो ऑटोमेटिकली उसके पास चली जाएगी, उससे उसके पास आपका पासवर्ड भी जा सकता है, आपका ईमेल एड्रेस भी जा सकता है। वो आपको फिजिकली आपके कंप्यूटर में नहीं है लेकिन आपके नेटवर्क में है, तो जब अगर वो आपके नेटवर्क में है तो वो ऑटोमेटिकली आपके वो उस पर लगा देगा कि आपका जो भी एक की स्ट्रोक आपका प्रेस होगा वो उसको स्टोर हो जाएगा, दूसरा प्रेस होगा तो वो स्टोर हो जाएगा। इस तरह वो आपका ईमेल या पासवर्ड या आपका कुछ भी हैक कर सकता है। आईपी एड्रेस स्पूफिंग क्या चीज़ होती है, दो तरह के आईपी एड्रेस होते हैं, सेंडर और रिसीवर के। आप सेंडर हो, आगे रिसीवर है। स्पूफिंग क्या होती है, अब अगर कोई हैकर बीच में आ गया है तो वो आपका सेंडर का आईपी एड्रेस तो वही रहने देगा, जो जो रिसीवर होगा ना उसका आईपी एड्रेस चेंज कर देगा। आपको यही लगेगा कि कंटेंट जो आपने भेजा है वो सही जगह चला गया, लेकिन वो गया नहीं है। इसको आईपी एड्रेस स्पूफिंग कहा जाता है। मैन इन मिडल अटैक्स, यानी वो मैन जो बीच में इन अटैक्स के इन्वॉल्व हो, उसे मैन इन द मिडल अटैक कहते हैं, यानी जो आपका सेंडिंग और रिसीविंग का प्रोसेस जो है जिसमें वो इन्वॉल्व हो और आपका आईपी एड्रेस की स्पूफिंग टेक्निक जो है वो डाइवर्ट करे दूसरी मशीन के ऊपर, वो मैन इन द मिडल हैकर ही है बेसिकली। डिनायल ऑफ सर्विस अटैक इज अ टाइप अटैक गेन एक्सेस टू नेटवर्क एंड देन सेंड इनवैलिड डाटा टू नेटवर्क सर्विस और एप्लीकेशन। यानी आपको डिनाइल ऑफ एक्सेस अटैक ये होता है कि आपको कोई गलत इन्फॉर्मेशन आपके पेज पे भेज दी जाए जो आपको अकॉर्डिंगली आपके है वेबसाइट पे वो ना हो, आपको कोई अननोन सा एरर आ जाए कि ये आपका एक्सेस नहीं हो सकता पेज, हालांकि एक्सेस हो सकता हो, वो ठीक हो आपका, लेकिन डिनाइल ऑफ सर्विस जो है, वो डिनाइल ऑफ सर्विस का मतलब ये है कि वो डिनाई कर दे कि आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये DOS होता है, या इसे DDoS अटैक भी बोलते हैं, आप इसको फर्दर एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद टॉपिक जो है लेसन नंबर 21 का फायरवॉल्स।
Firewall is a combination of hardware and software that set between internet and internal network of an organization to protect the network from outside attack. ये बेसिकली आपको अटैक के बचाने के लिए होती है, आपके इंटरनेट और आपके बीच में और ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क के बीच में मौजूद होती है कि कोई चीज़ पास होनी है या नहीं। पैकेट फिल्टरिंग इसमें होती है कि पैकेट को फिल्टर करना, आउट करना है कि नहीं करना। इसमें दो तरह के होते हैं फिल्टरिंग, वो आपको ये ऊपर बताई हुई है। एक सर्कुलर लेवल होती है, इट आल्सो वर्क ऑन द बेसिस सेट ऑफ रूल फॉर फिल्टरिंग पैकेट्स बट ऑपरेट एट ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। इसकी ज़्यादा ग्रेटर फंक्शनैलिटी होती है। ये पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल की तरह ही होती है, लेकिन ये ट्रांसपोर्ट लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल जो है आपका उसमें यूज़ करती है। बस ये डिफरेंस है, आपको पेपर में आए तो ये आप डिफरेंस बता सकते हैं। फिर एप्लीकेशन गेटवे फायरवॉल है, इट ऑपरेट एट एप्लीकेशन लेयर ऑफ ओएसआई मॉडल। एप्लीकेशन लेयर पे होती है, इट यूजेस अ स्ट्रॉन्ग यूजर ऑथेंटिकेशन टू वेरीफाई द आइडेंटिटी ऑफ एन होस्ट अटेम्प्ट टू कनेक्ट टू द नेटवर्क यूजिंग एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल सच एज। आप अगर FTP यूज़ कर रहे हो यानी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, मतलब वो कह रहा है कि आप वाया सही सर्वर को एक्सेस करने की कोशिश कर रही हो। ये सर्वर टू सर्वर होती है, या किसी कंप्यूटर पे आपने कोई फाइल भेजनी है ईमेल के थ्रू या किसी तरह भी, तो आप ऑथेंटिकिटी फाइंड करने के लिए कि उस सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन के जो सॉफ्टवेयर आप यूज़ कर रहे हो, आप ईमेल कर रहे हो, फाइल सेंड किसी भी थ्रू सेंड कर रहे हो, तो फायरवॉल आपकी चेक करती है बीच में कि वो वाया ऑथेंटिक यूज़र है, सही इंफॉर्मेशन जा रही है, सही वैलिड होस्ट है, जिसको जानी है वो भी सही है, जो भेज रहा है वो भी सही है, और जो जानी है जिसको वो भी सही है। ये चीज़ है। प्रॉक्सी सर्वर, आपका प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है? ये आपका सिट बिटवीन इंटरनल ट्रस्टेड नेटवर्क एंड अनट्रस्टेड नेटवर्क, दैट इज इंटरनेट। आपके इंटरनेट के दरमियान में प्रॉक्सी सर्वर बैठा होता है, जो कि हब है बेसिकली आपका, कि जो आपका इंटरनेट और आपके क्लाइंट जो यूज़र जो आप यूज़ कर रहे हो, आप कंप्यूटर यूज़ कर रहे हो, उनके दरमियान, यानी जो आपका कंप्यूटर ने जब आपने रिक्वेस्ट करनी है ना इंटरनेट पे, तो आपके जो ऑन द होल सर्वर है, यानी आपका इंटरनेट आपके घर में चल रहा होगा, 5-6 डिवाइसेस चल रही होंगी, उनके दरमियान में एक प्रॉक्सी सर्वर लगा होता है इंटरनेट, जो आपको इंटरनेट पे एक्सेस फराहम करता है। ठीक है। ये क्या करता है? एन HTTP रिक्वेस्ट फ्रॉम ब्राउज़र गोज टू प्रॉक्सी सर्वर जाती है। इट कैन अफेक्ट इट्स ओन IP एड्रेस इंस्टेड ऑफ IP एड्रेस ऑफ रिक्वेस्टिंग मशीन, थस इट हाइड द इंफॉर्मेशन ऑफ होस्ट। It download the requested page itself and afterwards supply to the user। अब बेसिकली होता क्या है कि आप अपने सिस्टम का जो आपका होता है ना, वो प्राइवेट IP एड्रेस होता है। आप एक मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हो, एक लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे हो वेबसाइट एक्सेस करने के लिए। प्रॉक्सी सर्वर आपका एक्चुअल IP एड्रेस नहीं बताता, आपका प्राइवेट IP एड्रेस उसको शो नहीं कराता कि किस लोकेशन से एक्सेस हो रहा है, अनलेस कि आप उस वेबसाइट को, कुछ वेबसाइट कहती भी है कि आप अपनी लोकेशन बताएं। जब आप उनको लोकेशन बताते हैं तो फिर वो आपका प्राइवेट IP एड्रेस एक्सेस कर सकती है, अदरवाइज उसको नहीं पता होता जो आप वेबसाइट ओपन कर रहे हो। ये आपके फायरवॉल फिल्टरिंग की रिक्वेस्ट के लिए भी सर्टेन वेब पेजेस के लिए यूज़ हो सकती है। यही बात कि वो आप उसे लोकेशन अगर असाइन कर देते हो, वही पूछता है, यही बेसिकली कि आपका प्रॉक्सी सर्वर ये उन वेबसाइट से ये रिक्वेस्ट करता है, और आप अगर उसे डिनाई कर देते हो तो फिर लोकेशन नहीं जाती। An important job it can do is speed up the processing of HTTP request by caching the web pages। वेब पेजेस को कैशे कर लेता है। जब आपने एक पेज आपने एक्सेस किया हो ऑलरेडी, आप उस पेज को दोबारा एक्सेस करो तो वो कैशे में स्टोर होता है, जल्दी ओपन हो जाता है। कैशे मीन दैट इट कैन स्टोर द रिक्वेस्टेड वेब पेज इन द मेमोरी, इन इट्स मेमोरी, कैशे मेमोरी फॉर सर्टेन पीरियड, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए करता है, बाद में रिमूव हो जाती है। अच्छा, उसके बाद आता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, VPN। बहुत ज़्यादा VPS की बातें होती हैं। वर्चुअल प्राइवेट सर्वर क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या चीज़ होती है? ये होता है कि इसमें आप रिमोटली एक्सेस करते हो। रिमोट एक्सेस सर्वर RAS होता है, और रिमोट एक्सेस क्लाइंट, दोनों तरह के होते हैं। रिमोट एक्सेस अ टू वे प्रोसेस टू बोथ RAS एंड RAC must be configured first। Some Windows operating system provide the facility to configure RAS and RAC। यानी आप बेसिकली किसी रिमोट लोकेशन से अपना नेटवर्क को एक्सेस करो, या किसी या ऑर्गेनाइजेशन में, इसमें एग्जांपल भी नीचे दी हुई है कि कैसे करते हैं। कि आपका लाइक आपने किसी ऑर्गेनाइजेशन में आपने कोई, आप कहीं रिमोटली बैठे हो और आपने उस डाटा को एक्सेस करना है या सॉफ्टवेयर को एक्सेस करना है, तो वो आप VPN के थ्रू करते हो।
फिर पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है, P2P प्रोटोकॉल होता है, यूज टू डायल अप सेटअप कनेक्शन बिटवीन RAC एंड RF एक्सचेंज ऑफ डाटा। यानी आपका ये लोकल एरिया नेटवर्क के ऊपर आप एक लैपटॉप और एक कंप्यूटर को या एक मोबाइल और लैपटॉप को कनेक्ट करना चाहते हो इंटरनेट के थ्रू, तो वो P2P इसको बोलते हैं, या P प्रोटोकॉल जो कि आप यूज़ करते हो पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल RAC और RAS को यूज़ करने के लिए डाटा पैकेट को एक्सचेंज करते हैं। एक और भी ऑप्शन ऑफ रिमोट एक्सेस के ये सिक्योर होता है, डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन होता है इंटरनेट के ऊपर। VPN इज़ अ कॉस्ट सेविंग मेजर्स एज पर कंपेयर टू सिंपल रिमोट एक्सेस यूजिंग डायल अप कनेक्शन। ठीक है, आप का जो डायल अप कनेक्शन होता है नॉर्मली आप इंटरनेट यूज़ करते हो, ये उससे ज़्यादा सस्ता पड़ता है VPN जो है आपका। अगर आप वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क आप अपना भी बना सकते हो, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ये आप फर्दर उसके अंदर पढ़ोगे आप बाद में कि अपना वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क कैसे क्रिएट किया जाए, ताकि आप उसे कहीं और से वर्चुअली भी एक्सेस कर सको और उसको आप वैसे भी इंटरनेट के लिए यूज़ कर सको। सिक्योरिटी बिगेस्ट चैलेंज जो है वो सिक्योरिटी है। अब जब VPN होगा, आपका प्राइवेट नेटवर्क बनेगा, तो वो आप उसको सिक्योर भी करना है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ऑडिट नेटवर्क एंड सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन, ये चीज़ें यूज़ करके बेस्ट रिस्पांस दैट एक्सपर्ट्स हैव कम अप विद टू टैकल द सिक्योरिटी इशू इज़ द टर्म ऑफ क्रिप्टोग्राफी। अब हम मूव कर रहे हैं, ये एक टॉपिक नया आ गया है, मैं इसमें अब थोड़ा शॉर्ट कर दूंगा, वीडियो काफ़ी ऑलरेडी लंबी हो चुकी हुई है। क्रिप्टोग्राफी बेसिकली आपकी इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन है कि आप मैसेज को किसी और में कन्वर्ट करो और फिर उसको आगे भेजो। ओरिजिनल कंटेंट ना भेजो एक जगह से दूसरी जगह, ताकि आप उसे सेव कर सको, यानी आपका कंटेंट कोई और हैक ना कर सके। अब इसके अंदर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन की कीज़ होती हैं। की बीच में पड़ी होगी, आपका यहाँ से डाटा इंक्रिप्ट होगा, वो किसी और फॉर्म में वो की साथ जाएगी, वो टेक्स्ट जाके दूसरी साइड पे ओपन होगा, वो की के थ्रू वो डाटा रीड कर लिया जाएगा। उसने एग्जांपल में ऊपर दिखाया हुआ है कि जैसे ये कंटेंट IWILL इसको कन्वर्ट कर दिया INMAL फलां फलां, ये आगे जो है टेक्स्ट में ये उल्टी ABC हो सकती है। आई विल नॉट कम मेथड, ये वो पूरी लाइन है, उसको उसने उसमें कन्वर्ट कर दिया, विल नॉट कम टुडे टेल द बॉस। ठीक है, उसने उसको की जनरेट की और उसको उसने क्रिप्टोग्राफी, इसको क्रिप्टोग्राफी बोलते हैं बेसिकली, चेंज करना। एक सिमेट्रिक होती है जिसमें सेम की फॉर यूज़ फॉर इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होती है, और असिमेट्रिक होती है जो कि जिसमें पब्लिक और प्राइवेट की दो डिफरेंट यूज़ होती हैं। वो कैसे यूज़ होती है? पब्लिक जो है वो ओरिजिनल मैसेज जहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसके पास होती है वो देगा, और जो आपकी सीक्रेट की या प्राइवेट की है वो उसके पास होती है जिसने आगे से डिक्रिप्ट करना है। ठीक है, इंक्रिप्शन के लिए पब्लिक की, और बाद में जब जा रही है डिक्रिप्ट करने के लिए उसमें प्राइवेट की उसकी लगती है, तो फिर वो डिक्रिप्ट होती है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, इसको भी यही बोलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल मीन्स एनी लेटर, नंबर, सिंबल, इमेजेस, character or any combination thereof in an electronic form is applied to electronic document which can ensure the authenticity and integrity and non। बेसिकली अथेंटिसिटी का मतलब होता है मैसेज जो है वो पर्टिकुलर जो सही जगह से आया है, आपका ईमेल आईडी, और ये भी आपका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर ही होता है। जब आप अपनी वीडियो आईडी या पासवर्ड एंटर करते हो, तो ये अथेंटिसिटी जो है वही आपके ये शो कराती है कि आप जो है वो वैलिड पर्सन ही हो। Non-repetition means that the execution of digital signature cannot be denied by one who is aligned to the to the execution of those signature। यानी जो अननोन एक्सेस हो, यानी कोई और स्टूडेंट आपका वीडियो आईडी यूज़ करके लॉगिन करे, उसको अगर आपका पासवर्ड पता है या नहीं भी पता तो एक्सेस करने की कोशिश करे, जैसे आप करने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है किसी और स्टूडेंट का वो ब्लॉक कर देता है, आपको उस लोकेशन से ब्लॉक कर देता है, आप उस LMS को लॉक नहीं कर सकते। तो ये भी उस चीज़ का सिक्योरिटी का पार्ट ही है आपके। सेंडर प्राइवेट की और सेंडर पब्लिक की। अब इस तरह ये होता है कि वो जैसे ऊपर बताया गया कि दो कीज चली जाती हैं नॉन रेपिटेटिव, पता चल जाता है कि अथेंटिक पर्सन ने भेजा है। फिर डिजिटल सर्टिफिकेट, देयर आर सर्टिफिकेट इलेक्ट्रॉनिक फॉर विच एस्टेब्लिश वेदर और नॉट द पब्लिक की बिलोंग टू द, यानी ये वेरीफाई करना कि जो पब्लिक की आई है उसके साथ आया वो सही बंदे की आई है। डिजिटल सर्टिफिकेट आर प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू द जर्नल एक्सेप्टेड फॉर्मेट है। ये आपके MCQs में पूछा जाता है कि
स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसका कौन सा होता है डिजिटल सर्टिफिकेट का, तो ये X.509 स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। सर्टिफिकेशन की अथॉरिटी कौन सी है? वर्क इन हायरार्किकल फैशन में काम करती है। रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी के इसके डिफरेंट लेवल्स होते हैं, यूज़र तक पहुंचने के लिए ये डिफरेंट लेवल्स होते हैं। बस ये आपको ये डायग्राम याद देखनी है कि CA2 CA1 जो यूज़र तक एक्सेस होता है, CA4 और CA3 का भी। ये रूट सर्टिफिकेट अथॉरिटी जो है वो जो अथॉरिटी जो है वो जो सर्टिफिकेट आपको साइन करती है। ठीक है, ये आपका यहाँ तक ये है। कुछ बातें आगे इम्पोर्टेंट बताने वाली तो नहीं है इस तरह की। मैंने कोशिश की है कि आपको जो है 17 to 22 ये आपका मिड टर्म का कोर्स जो है यहाँ तक मुकम्मल हो चुका है। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे और कुछ मैंने ज़्यादा डेप्थ में जाके भी आपको बातें समझाने की कोशिश की हैं ताकि आप पेपर की अच्छी तैयारी कर सकें। ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको चीज़ें बताता रहूँ मैं कि ये ज़्यादातर ये जो अभी तक आपने चीज़ें पढ़ी हैं, ये MCQs की शॉर्ट क्वेश्चन की चीज़ें, ये आपका सिमेट्रिग्राफी और असिमेट्रिक में फ़र्क जो है ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है कि उसमें सेम की यूज़ होती हैं और उसमें पब्लिक और प्राइवेट डिफरेंट कीज़ होती हैं। क्रिप्टोग्राफी क्या चीज़ है, बेसिकली उसकी डेफिनेशन। ठीक है, ये सारी बातें और बाकी जो हमने पीछे पढ़ा उनमें शॉर्ट क्वेश्चन भी MCQs भी आ सकते हैं डिफरेंट किस्म के। बस कॉन्सेप्ट को क्लियर करें ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। रट्टा नहीं मारना, रट्टा मारने से आपको आप MCQs तो क्लियर कर सकते हैं जिस तरह के, लेकिन आपको जब तक कॉन्सेप्ट अगर आप डेवलपमेंट आगे करना चाहते हैं, चीज़ें पढ़ना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट है, तो फिर आपको ये करना ही पड़ेगा। अगर नॉन कंप्यूटर साइंस है फिर आप इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लें और बाकी चीज़ों को पढ़ के आप क्लियर कर सकते हैं रट्टा मार के। ठीक है, यहाँ पर मैं अपनी वीडियो ख़त्म करूँगा। लेसन नंबर 17 to 22 मैंने पूरा कवर करवा दिया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई बात समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके बता सकते हैं या पूछ सकते हैं मेरे से। मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वैसे स्टूडेंट फ़ायदा उठा के बेहतरीन अपने पेपर की तैयारी कर सकें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।